प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ईश्वर सर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं NCERT गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 4 से 7 तक के सवालों को हल करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो प्रश्नावली 1.2 के चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है कि HCF 306 और 657 का 9 है, यानी आपको दो संख्याओं का HCF दे रखा है और आपको क्या ज्ञात करना है, LCM किस किस का 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया है वो लिख लें। क्या दिया है, HCF दे रखा है आपको 306 और 657 का, ये कितना है 9, और आपको ज्ञात क्या करना है, LCM ऑफ 306 और 657 बराबर आपको ये फाइंड आउट करना है, नहीं ज्ञात करना है आपको। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, बराबर उनका HCF गुणित LCM। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको, जब आपको दो संख्या दे रखी है और HCF LCM में से कुछ भी एक दे रखा है, यानी इसमें टोटल 4 चीज़ें, कोई भी 3 आपको दे रखी है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से चौथी चीज़ ज्ञात कर सकते हो। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या आपको क्या दे रखी है, एक संख्या आपके 306 और एक और क्या है 657 बराबर इनका HCF, इनका HCF कितना दे रखा है आपको 9 और LCM आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये जो मल्टीप्लाई में है ये कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में, यानी गुणे वाली संख्या आ जाएगी आपके बटे में, तो आ जाएगा 306 गुणित 657 के बटे में कितना 9 बराबर से इधर आपका क्या चलेगा, LCM। इससे इसको डिवाइड कर दो आप, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितने और बचे यहाँ से 3 और बचे, तो ये 9 चौक 36। अब जो दो नंबर बचे इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 34 गुणित 657 बराबर LCM। और जब आप इन दोनों नंबर का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 22,338 बराबर LCM। अतः क्या ज्ञात करना था आपको, इन दोनों नंबर का LCM। तो इन दोनों नंबर का LCM क्या है आपके, LCM ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 22,338, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आपको सोल्व करना है कि अगर आपको दिया है LCM 26 और 91 का, ये दे रखा है 182, तो आपको HCF ऑफ 26 एंड 91 ये चीज़ आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आप सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे क्या आंसर आ रहा है इसका। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्नावली 1.2 के 5वें सवाल में लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या हो सकती है। तो जो गिनती के नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं। अब इसने बोला है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती कि नहीं होती, ये देखना है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 6 की घात n, अब क्वेश्चन का कहना है कि आप यहाँ n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले लो, तो इसका जो अंक है लास्ट अंक वो 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम 6 की घात 1 लिखते हैं तो क्या आएगा 6, ऐसे 6 की घात 2 लिखते हैं तो क्या आएगा 36,
ऐसे हम 6 की घात 3 लिखेंगे तो ये आएगा 216। ऐसे 6 की घात 4 कितना होगा 1296। तो हमने n की वैल्यू अलग अलग रख के ने देखा तो यहाँ किसी भी नंबर के लास्ट में ज़ीरो नहीं आया। और क्वेश्चन में कहना है कि आप ये कोई जांच करनी है कि लास्ट में ज़ीरो आता है कि नहीं आता है। तो आप 6 की घात यहाँ n की प्लेस पर कुछ भी लगा दें, लास्ट डिजिट क्या नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी संख्या है अंक 0 पर समाप्त होती है। जितनी भी संख्या होती है ना जो 0 पर समाप्त होती है 5 से विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए 10, 100, 30, 40, 50, ये जितने भी नंबर हैं जो 0 पर एंड होते हैं वो हमेशा किससे विभाजित होते हैं, 5 से। इसका मतलब इनका अब एक अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। विभाजित होने का मतलब इनका गुणनखंड 5 है। अब यदि हम 6 की घात n के गुणनखंड करते हैं तो ये आपके आएगा 6 की घात n, यानी 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणित 3 और इसकी घात n, यानी 2 की घात n गुणित 3 की घात n। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमने देखा कि इनके अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है। और जब संख्या 5 इनके अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, इसका मतलब ये जो 6 की घात n है ये कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होती है, यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 आता है, 0 पर समाप्त होती है, वह 5 से क्या होती है, विभाजित। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कहें कि उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5। जो भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है, यानी उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। और हमें जो यहाँ नंबर दे रखा है 6 की घात n, हमने इसके गुणनखंड किए तो ये आया 2 गुणित 3, यानी 2 की घात n और 3 की घात n। तो हमने लिखा क्योंकि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड क्या है, अद्वितीय। मतलब इन 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड है ये 2 और 3 के अलावा और कुछ भी नहीं होंगे, अद्वितीय का मतलब। अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ऐसे एक्सप्लेन करके ना जवाब देना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, और एक और दे रखा है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों है। मतलब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो संख्या है भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है। भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। भाज्य संख्या वो संख्या होगी जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक गुणनखंड। यानी जैसे कोई भी नंबर है ये 5, इस 5 के अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो किस किस के पहाड़े में आता है, वो सारे के सारे इसके गुणनखंड होंगे, यानी उन सबसे विभाजित होगा। तो इस 5 के गुणनखंड में एक तो 1 और 5 है। 5 के केवल ये 2 गुणनखंड है, इसलिए 5 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगी, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो होती है अभाज्य संख्या। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या। ये 8 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो प्रत्येक संख्या 1 के पहाड़े में आती है, यानी 1 से तो डिवाइड होती है। मतलब हर एक संख्या का एक गुणनखंड 1 तो है ही सही। इसके अलावा ये 2 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में आएगा। तो इस 8 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 8 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर संख्या एक तो खुद के पहाड़े में तो आएगी और एक 1 के पहाड़े में, इसके अलावा किसी दूसरे पहाड़े में आ गई तो संख्या भाज्य संख्या होगी, नहीं तो फिर वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि भाज्य
संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या जानते हैं हम कि भाज्य संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड की जगह आप भाजक भी लिख सकते हो, क्योंकि जो गुणनखंड होगा वो उसका भाजक होगा। अब आपको पहली संख्या क्या दे रखी है? पहली संख्या में आपको दे रखा है 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर भी 13 है, तो इस पूरे नंबर में से हमने क्या कॉमन ले लिया? 13। तो 13 इसमें से कॉमन आ जाएगा। जो कॉमन ले लिया हमने उससे इसको काटना है, तो 7 गुणित 11, यहाँ 13 एकम कितना बचेगा? 13 एक बार कट गया, और प्लस 13 एकम 13 एक बार ये कट गया, तो ये आ जाएगा 13 और 11 साथी 77 प्लस 1, तो 77 और 1 कितना हो जाएगा? 78। अब इन दोनों का गुणा करने पर जो नंबर आएगा, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आएगा आपके 1014, और ये 1014 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा, 1 से तो होगा ही होगा, यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 13 गुणित 78 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 × 78, यानी 13 गुणित 6। ऐसे इसका एक गुणनखंड 1 भी हो सकता है। 6 को हम 2 गुणित 3 लिखेंगे, यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। ये जो नंबर है ना, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह कौन सी संख्या है? इसलिए यह भाज्य संख्या है, यानी हमें जो नंबर प्राप्त होगा उसके 2 से अधिक गुणनखंड है। फिर लिखेंगे हम दूसरी संख्या, क्या दे रखी है आपको? दूसरी संख्या है आपके पास 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, और प्लस में क्या है? 5। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से पूरे में से 5 कॉमन आ जाएगा, तो 7 गुणित 6 गुणित यहाँ पर 5 एकम 5, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस 5 एकम 5, तो आ जाएगा 5। इन सब का आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7 × 42, 4 × 12 और 12 दूनी 24। तो टोटल गुणा करने पर ये आपके आ जाएगा 1008 प्लस 1, यानी 5 गुणित 1009। अब देखो इन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या है एक तो 5 से विभाजित होगी, एक 1009 से होगी, इसके अलावा वो 1 से भी होगी, क्योंकि कोई भी संख्या 1 से विभाजित होती है, यानी जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो हम लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी पूरा सर्कल बना हुआ है, एक वृत्ताकार खेल का मैदान है।
और इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं हम। एक तो है सोनिया और एक क्या है? रवि। ये दोनों एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं और एक का जो पहला चक्कर है, यानी इस सोनिया का पहला चक्कर कितने मिनट में पूरा होता है? सोनिया यहाँ से चल के और रिटर्न फिर प्रारंभिक स्थान पर कब आती है? 18 मिनट में। और रवि कितने मिनट में आता है? 12 मिनट में। अब आपको ये बताना है कि कितने टाइम के बाद ये इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पे तो मिल जाएंगे, लेकिन इनके चक्कर, जो रवि के जो चक्कर होंगे वो ज़्यादा होंगे और सोनिया के क्या होंगे? कम होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। इसमें पहले चक्कर में तो इसको कितने मिनट लगेंगे? 18 और इसको 12। दूसरे चक्कर में सोनिया को कितने मिनट लगेंगे? 18 दूनी 36 और इसको कितने लगेंगे? 12 दूनी 24। तीसरे चक्कर में इसको कितने मिनट लगेंगे? 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 और इसको लगेंगे 36। अब एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया था कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज दो संख्याओं में। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटा और उभयनिष्ठ गुणज कौन है? 36 36 मिल रहा है। इसका मतलब वो दोनों कितने मिनट के बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? 36 मिनट के बाद। तो आपको अगर ये ज्ञात करना है कि कितने समय के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम 18 और 12 का क्या निकाल लेंगे इसके लिए? एलसीएम। तो यहाँ हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब एलसीएम क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि वो जो उनके मिनट है वो किसके रूप में चल रहे? गुणज के रूप में। 18 और 12 का एलसीएम, 18 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 9 बार डिवाइड होगा, 3 से 3 बार और 3 एकम 3। फिर 12 के जब गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 से कितनी बार? 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। जब लिखेंगे 18 बराबर आया 2 गुणित 3 का वर्ग और गुणित में 1, और 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 1, और हमें इनका एलसीएम निकालना है। यानी एलसीएम किस किस का? 18 और 12 का। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या शर्त होती है? एलसीएम के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल लिखना है आपको। जो बड़ी बड़ी घातें हैं उनका गुणनफल, और जिसकी बड़ी घात लिख लेंगे उसकी छोटी नहीं लिखेंगे। तो इसमें एक तो आ जाएगा 2 का वर्ग और एक किसका वर्ग? 3 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके? 4 और 3 का वर्ग 9, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 36। 36 मिनट के बाद वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः दोनों 36 मिनट के बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।